माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग सुपर टेट के करीब 12 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं सुपर टेट का 13th वाला। ठीक है। अच्छा, आप लोग केवल सुपर टेट के मॉक टेस्ट का ही वेट मत किया करिए। आप में से जितने लोग भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सब के सब लोग जो CHSL के क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, चाहे एरर के हों, चाहे अभी हमने 72 क्वेश्चंस फिलर के कराए हैं, या जो CHSL का मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस सेट वगैरह जाता है, तो उसको भी आप लोग देखा करिए। आप लोग भले ही सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो SSC के क्वेश्चन से मिलते जुलते होते हैं। तो अगर आप SSC का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इससे आपको सुपर टेट में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, केवल सुपर टेट के चक्कर में मत पड़िए। सुपर टेट में कुछ चीज़ें जैसे फिगर ऑफ स्पीच वगैरह एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो वो आपको अपने मॉक टेस्ट में तो मिल ही रही हैं। बाकी जो एरर, इम्प्रूवमेंट और फिलर वगैरह के क्वेश्चन है, पैसेज वगैरह के क्वेश्चन है, वो कैब हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस आप SSC वाले प्रैक्टिस सेट से किया करिए। और कोई परहेज नहीं भाई, आप SSC से एलर्जी क्यों रखते हैं? तो SSC के जितने भी सेट जाते हैं वो भी, और आपके जो स्पेशली सुपर टेट के जाते हैं वो भी, आप सारे के सारे करिए, तब आपको जाके एक काम्बो फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग 13वां सेट शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेट। और हाँ, जिन लोगों ने अभी अभी नया ज्वाइन किया है वो लोग इसके पीछे के सारे वीडियोस 12 के 12 चैनल पे हैं। आप लोग चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सुपर टेट के जितने भी हैं वो सारे देख लीजिए। और सुपर टेट के अलावा जो हमने पैसेज सॉल्व करने के तरीके बताए हैं वो हो गए, और रीडिंग इम्प्रूव करने के तरीके हो गए, वो हो गए। कुछ ये सारी चीज़ें जो आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, जो आपका टाइम बचाएंगी, वो सब भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट 13 मॉक टेस्ट 13 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी पेडागोजी से रिलेटेड है। आज हमने पेडागोजी के क्वेश्चन थोड़े जानबूझकर ज्यादा रखे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट काजेज स्पेलिंग एरर? ठीक है, चलिए बताइए कौन सी चीज है जो स्पेलिंग एरर का कारण है। आप लोगों ने अंग्रेजी की पेडागोजी में तो पढ़ा ही होगा कि स्पेलिंग एरर बच्चों में कैसे होती है, क्यों होती है। तो अंग्रेजी में स्पेलिंग एरर का बड़ा कारण क्या है? ठीक है, बड़ा कारण क्या है तो बताइए। साइलेंट लेटर्स क्या स्पेलिंग एरर के कारण है? आप बच्चों की छोड़ दीजिए, आप लोग अपने ऊपर सोच के बताइए। आप लोग सुपर टेट के एस्पिरेंट हैं, आप बताइए आपकी स्पेलिंग एरर किस वजह से होती है। साइलेंट लेटर्स जो होते हैं, जैसे साइकोलॉजी कहा, साइकोलॉजी में PSY से शुरू हो जाता है, तो ये जो P जो है वो साइलेंट आ गया। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे। नॉलेज है, नॉलेज में KNOW लिखा गया तो इसमें K साइलेंट हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। जज लिखा तो JUDGE होता है, और इसका जो D है वो साइलेंट हो गया। तो कई बार ऐसा लगता नहीं है कि लेटर्स साइलेंट होते हैं तो हम स्पेलिंग में, चूंकि वो ऐड होता नहीं, बोला जाता नहीं, प्रोनाउंसिएशन उसको प्रोनाउंस करते नहीं है, तो स्पेलिंग लिखने में दिक्कत हो जाती है। मतलब इन केस अगर आपने वो वर्ड पढ़ा नहीं है, अगर आपको वो वर्ड याद नहीं है, तो आप गेस करके स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो साइलेंट लेटर्स हैं, हाँ ये सच है कि वो हमारी स्पेलिंग एरर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पुअर प्रोनाउंसिएशन ये भी है, कारण है कि नहीं। अगर आप प्रोनाउंस गलत करते हैं किसी वर्ड को तो आप उसकी स्पेलिंग गलत लिखेंगे। ठीक है, तो दो कारण हो गए। अब दो कारण होने का मतलब ही हुआ क्या, हमारा आंसर क्या होने वाला है? D होने वाला है, क्योंकि अगर दो सही हैं तो फिर ऑल ऑफ द एबव में ही जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या कारण है एक्चुअली में या नहीं है? वन लेटर डिफरेंट साउंड, ये भी दिक्कत होती है इसकी। जैसे G है आपका, तो G के दो साउंड होते हैं, कभी हम इसको गा पढ़ते हैं और कभी हम इसको जा पढ़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देता है ना। एक ही लेटर दो दो साउंड देता है। जैसे कभी स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है C को लेकर के, C को हम लेकर के क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए कभी तो हम इसको का पढ़ते हैं भाई, ठीक है, और कभी हम इसको सा पढ़ते हैं। अगर इसके साथ H लग गया तो कभी हम इसको चा पढ़ते हैं। तो बड़ी तमाम दिक्कतें हो जाती हैं ना। एक लेटर अलग अलग साउंड देता है तो उसके साथ हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेलिंग में जैसे वावेल को लेकर के है, जैसे ई है तो कभी कभी इससे एक ही मात्रा बनती है, कभी कभी इससे बड़ी, जैसे सीमेंट है या मीटर है तो उसमें इसी ई से बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है स्पेलिंग क्रिएट करने में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो हमें जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, कॉजेज ऑफ एरर क्या है? कॉजेज ऑफ एरर साइलेंट लेटर भी है, पुअर प्रोनाउंसिएशन भी है,
और लेटर जो डिफरेंट साउंड होता है लेटर का ये भी है। तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा आपका डी। बात हो गई क्लियर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये भी अंग्रेजी की पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। फोनेटिक एस्पेक्ट दिया है, फोनेटिक एस्पेक्ट लैंग्वेज की किस चीज से डील करता है। तो फोनेटिक का मतलब क्या होता है जी, फोन, एक वर्ड लीजिए फोन, और जो मैं फोन जिस फोन की बात मैं कर रहा हूं वो आपके हाथ में जो 14,000 का सेट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब जिनके हाथ में 50,000 का सेट हो बुरा मत मानिएगा, मैंने 14,000 बोल दिया, ठीक है, क्योंकि मेरा 14,000 का तो मैंने 14 बोल दिया, ठीक है। तो आपके पास 50,000 का सेट हो, किसी के पास 70,000 का सेट होगा, कोई 1 लाख के ऊपर रखे होगा, ठीक है ना, सब गरीबों वाला सेट थोड़े रखते होंगे। तो लेकिन मेरा आज जो मैंने वर्ड बोला ना फोन, उसका उस वाले सेट से आपके गजर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सब्जेक्ट में फोन की जो मीनिंग होती है वो होती है ध्वनि, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, ध्वनि। और ध्वनि में जब हम पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं, साउंड। ध्वनि में हम लोग पढ़ते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। क्या पढ़े हमने, वावेल पढ़े और हमने पढ़े इसके कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अब वावेल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है फोनेटिक्स, जो हम लोगों के पेडागोजी में एक टॉपिक है। तो फोनेटिक एस्पेक्ट लैंग्वेज की किस चीज़ से डील करता है, चलिए आप बताना शुरू करिए। फोनेटिक एस्पेक्ट वर्ड फॉर्मेशन से करेगा, बिल्कुल नहीं। वर्ड फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है भाई, मार्फोलॉजी से। किससे रिलेटेड है, आपका एक टॉपिक होगा मार्फोलॉजी, ठीक है। तो ये वर्ड फॉर्मेशन मार्फोलॉजी से रिलेटेड है। अब आया साउंड, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल यही है ध्वनि से रिलेटेड। तो फोनेटिक एस्पेक्ट किससे रिलेटेड होगा, साउंड, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन से। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल से फोनेटिक्स का कोई लेना देना नहीं, और अंडरस्टैंडिंग से फोनेटिक्स का कोई लेना देना नहीं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। हो गई बात क्लियर, ठीक है। चलिए इसी बहाने 2 क्वेश्चन हो गए ना, एक मार्फोलॉजी का भी क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 is being displayed on your screen, and the question reads, which of the following sentence is in active voice। ये एक्टिव वॉइस में बदलने को नहीं पूछा, इस बार हमने सोचा कि बहुत बदल लिए एक्टिव और पैसिव में, कुछ पहचानने के क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि सेंटेंस दे दिया गया और ये पूछा कि इसमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है या कौन सा पैसिव में है, तो इसको पहचानना है। अब हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी कि किसी भी फॉर्म में बी लिखा होगा, या बी होगा, या बीन होगा, या बीइंग होगा, या इज, एम, आर, वाज, वर होगा। इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो वो पैसिव वॉइस होगा, गारंटीड पैसिव वॉइस होगा, ठीक है ना। बी की किसी फॉर्म के बाद जब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो। अब आ जाओ, ढूंढते हैं हम कि इसमें पैसिव वॉइस कौन है और एक्टिव वॉइस में कौन है। तो पहला क्वेश्चन है लेट द कोर्स बी रिवाइज्ड, ये देखो मिल गया। लेट द कोर्स बी रिवाइज्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म मिल गई, ठीक है। तो ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। अगला आ जाओ, ये हो गया हैज बीन अल्टर्ड, ये देखो हैज बीन अल्टर्ड, हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस हो गई। यहाँ लिखा है हैव के साथ डन, ठीक है ना, हैव के साथ डन लिखा हुआ है तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ देखो हैड बीन कट, यहाँ हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ये किस में आ गया, पैसिव वॉइस में हो गया। तो देयर इज ओनली वन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एंड द सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर सी। सी में जो सेंटेंस है केवल वही एक्टिव वॉइस में है, इसके अलावा कोई भी एक्टिव वॉइस में नहीं है, सब पैसिव वॉइस में है। सबके साथ, सब में बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। लुक वंस मोर, बी के साथ थर्ड फॉर्म, हैज बीन के साथ अल्टर्ड, ये हैड बीन के साथ कट, सब के सब थर्ड फॉर्म है बी के साथ, ठीक है ना। तो ये तीनों ए, बी और डी पैसिव वॉइस में है, केवल सी बचा जो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरना है विद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल लगा होगा या फिर शैल लगा होगा, ठीक है। हालांकि आजकल विल ही लगा रहता है। विल या शैल के बाद क्या होगा, बी होगा, मतलब विल बी या शैल बी, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म होगी। क्लियर हो गई बात। तो शैल बी या विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यही हमको यूज करना है वहां। आप क्वेश्चन पढ़िए या ना पढ़िए, आंसर क्या हो गया, ये हो गया, विल बी टेकिंग अ रेस्ट। चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैविंग बीन वेरी मच टायर्ड,
हैविंग बीन वेरी मच टायर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा थका होने के कारण। द डॉक्टर डैश इन हिज रूम, डॉक्टर अपने रूम में रेस्ट कर रहे होंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेटअप है। अब इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, विल बी शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑप्शन देख लिए, ये विल टेक क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल हैव टेकन क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव बीन टेकिंग क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल बी टेकिंग क्या हुआ, यही है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, यही है फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया बात। आपका ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पर, डी हो गया। ठीक है, तो हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एरर पता करनी है। इस सेंटेंस में एरर किस में है। सेंटेंस पढ़िए, आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजी देन स्पीचेस। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन में कभी दे चुका हूं, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने इस सेट में 13 वाले सेट में डाल तो दिया इसको, लेकिन अभी अभी मुझे लग रहा है कि शायद ये किसी सेट में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करा चुका हूं ऑलरेडी, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है मेरा भ्रम हो, पर हो अगर हुआ भी होगा तो काफ़ी पहले की बात है। वंस मोर, चलिए इसको फिर कर लीजिए। तो कह क्या रहे हैं, इसमें एरर पार्ट क्या होगा, आई कैन लर्न पोएम। यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, आई है, आई के बाद कैन लगा है, लर्न के बाद पोएम से लिखा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। मोर के साथ देन लगा हुआ है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पीचेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत किस में है, ईजी में है। अब ईजी की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, अब आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। ईजी क्या है, ईजी है बच्चा एडजेक्टिव। ठीक है ना, ईजी क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका यूज कैसे किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कहीं लिखा हो इजी क्वेश्चन, ठीक, क्या होगा, इजी क्वेश्चन, इजी प्रॉब्लम, इजी पजल, ऐसे होता है। तो इजी क्वेश्चन नाउन के पहले लगाना है। अब यहाँ जो लगाना है, आपने जो इजी लगाया है वो किसके लिए लगाया है, लर्न के लिए लगाया है। लर्न क्या है बच्चा, लर्न है हमारी वर्ब। ठीक है, लर्न चूंकि वर्ब है तो लर्न के बाद आप क्या इजी लगाएंगे, लर्न वर्ब है तो क्या आप इसके लिए एडजेक्टिव लगाएंगे, नहीं, क्या आप यूज करेंगे इजीली। क्या यूज करना था लर्न के साथ, इजीली यूज करना था। बिकॉज लर्न इज अ वर्ब एंड इजी, इजी नॉट, easy is an adjective, therefore easy cannot modify a verb, it should be adverb of manner। तो यहाँ पे हमें क्वालिटी नहीं लगानी चाहिए थी, बल्कि मैनर ऑफ एक्शन यूज करना चाहिए था। लर्न कैसे लर्न करेंगे, इजीली लर्न करेंगे, आसानी से लर्न करेंगे। आसान याद करेंगे या आसानी से याद करेंगे। अगर आप लर्न के बाद इजी लगाएंगे तो हो गया कि हम आसान याद कर लेते हैं। अगर इजीली लगाते हैं इसकी जगह पर, अगर आप इजीली लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि मैं पोएम को आसानी से याद कर लेता हूँ। तो अरे यार, हमने तो इजी को इजीटी बना, हाँ अब ठीक है, ये इजीली हुआ। ठीक है, तो इजी की जगह इजीली होना चाहिए था, क्योंकि ये लर्न का मैनर बता रहा है, वहाँ एडवर्ब चाहिए था, एडजेक्टिव नहीं। इजी किसी नाउन के पहले लगता, ठीक है, तो ठीक था, लेकिन यहाँ लर्न के बाद लगा हुआ, लर्न के लिए लगा हुआ है, तो इजीली आना चाहिए। क्लियर हो गई बात, क्यों ये गलत हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है मोर इजी, ये ऑप्शन आपका गलत है, और जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लिखा है कि इसमें किस तरह का एडजेक्टिव यूज किया गया है। थोड़ा आज आपको क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। इट वाज माय ओन एफर्ट, मतलब ये जानबूझकर मैंने किया था कि क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज करें, एक जैसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। और अब कोई गारंटी नहीं है कि आपसे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन शुड बी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि आप अभी प्रैक्टिस किए रहेंगे। मॉक में हर तरह के क्वेश्चन को झेलना, तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ गया तो यू विल फेस, अदरवाइज यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। वहाँ पे अगर आप जिस तरह के, अगर आप किसी लीक पर क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, एक पैटर्न पर क्वेश्चन सारे करते चले जा रहे हैं, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन बदलेगा, आप पैटर्न बदलेगा जिस पर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो वहाँ फिर रोना, वहीं पे गंगा जमुना बहना शुरू हो जाएगी और काफ़ी गीली हो जाएगी। गर्मी का महीना तो है ही, ठीक है, ठीक। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइप बदलता रहता हूँ एक आध क्वेश्चन का, ताकि आपके अंदर वेरियसनेस, वो चेंजेस आते रहें। कभी भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक। ग्रामर होती है। ट्राई ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डू नॉट फॉलो अ लीक, किसी लीक पर मत चलिए।
अब क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है कि इसमें किस तरह का एडजेक्टिव यूज किया गया है। अब एडजेक्टिव किस तरह का यूज किया गया है, टू फाइंड आउट दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हिच वर्ड इज एडजेक्टिव। ये पता लगाने के लिए कि इसमें किस टाइप का एडजेक्टिव है, आपको पहले पता लगाना होगा कि इसमें एडजेक्टिव कौन है। तो लिखा है दे गेव मी अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्रूटमेंट। तो इसमें दे गेव मी, यहाँ कोई एडजेक्टिव लगा नहीं है। अ लिटिल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन नाउन है, तो अ लिटिल क्या हो गया, नाउन की अमाउंट हो गई। कितना, अब कैसी इंफॉर्मेशन दी या कितना इंफॉर्मेशन दी। अबाउट प्रीपोजिशन हो गया, द रिक्रूटमेंट क्या हो गया, ये नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया, तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एडजेक्टिव कौन है, अ लिटिल, ये हमारी एडजेक्टिव हो गई। किसकी एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन की है। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम या तो क्वालिटी लगाते हैं, तो यहाँ इंफॉर्मेशन का प्रकार तो दिया नहीं, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी तो दी नहीं है, तो फिर क्या दी है, इंफॉर्मेशन की मात्रा दी है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी है। अब नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, ये नंबर नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम अमाउंट यूज करते हैं, क्वांटिटी यूज करते हैं, ना कि नंबर यूज करेंगे। हाँ, क्वालिटी यूज कर सकते थे, ये बात थी, लेकिन ये क्वालिटी है नहीं, तो ये क्या है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी में हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये आ गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। क्वालिटी ये है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ईच एवरी आइदर नाइदर होता है, और न्यूमरल में 1 2 3 4 सम फ्यू मेनी ये सब होते हैं। ये आया आपका क्वांटिटेटिव, क्योंकि अ लिटिल जो है वो इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी बता रहा है कि उन्होंने हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जरा सी इंफॉर्मेशन दी थी रिक्रूटमेंट के बारे में। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप जैसा अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लीक पे क्वेश्चन। तो अभी तक लीक पे क्वेश्चन क्या थे, आज भी ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने पूछा था कि बीच में डैश 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 दिया होता है। ठीक, तो बीच में खाली जगह भरने को दे दिया जाता है, ये तो अलग बात हो गई। अभी मैंने एक सेंटेंस दिया है कि मैंने आधा सेंटेंस लिखा है, आधा छोड़ दिया है, तो आधे सेंटेंस पर बेस्ड आप आगे मीनिंग निकालिए उसकी, और कौन सा ऑप्शन है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है विद ग्रामेटिकल और कंटेक्चुअल रेफरेंस। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना होगा। When you are asked to complete the sentence, you will have to keep in your mind that context, what is the context, and grammar also. Grammar, context दोनों चीज का ध्यान में आप रख कर चलेंगे। चलिए, लिखा क्या हुआ, वॉक केयरफुली। आप मतलब वॉक केयरफुली मतलब सावधानी से चलो, ठीक से चलो, सतर्क होके चलो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि। अब आगे क्या होगा, आगे का सेंटेंस आपको सोचना पड़ेगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पेयर्स में लिखाया था कि लेस्ट जब लगता है तो लेस्ट के बाद अगले सेंटेंस में कंपल्सरली क्या लगता है, शुड लगता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, लेस्ट के साथ शुड का यूज होना फिक्स है। 110% की गारंटी है कि लेस्ट के साथ अगले सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब आएगी वो शुड आएगी, और निगेटिव सेंस होगा इसका। ठीक है, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि कायदे से चलो, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो, कैसा ना हो, बताइए, गेस कर रही है। अगर हम कह रहे हैं कि सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो, आगे मतलब होगा कि तुम गिर पड़ो। यही तो कहा जाता है कि सावधानी से चलो, बचा के चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर पड़ो। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर पड़ो, इसके लिए हमें सुटेबल कंप्लीटर इसमें कौन सा मिलेगा, तो वॉक केयरफुली लेस्ट वही ऑप्शन होगा जिसमें शुड लगा होगा। यू मे फॉल डाउन में लग नहीं सकता, यू विल फॉल डाउन विल लग नहीं सकता। तो ए और सी का तो पत्ता यहाँ से कट गया। अब बच रहे हैं 2, यू शुड फॉल डाउन या यू शुड नॉट फॉल डाउन। अभी मैंने कहा था कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसमें ना तो ऑलरेडी लगा है ना, ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है, और लेस्ट जब वो लगा होता है तो इसके बाद शुड लगाते हैं, और शुड के साथ नॉट बिल्कुल नहीं लगाते। ये नॉट नहीं लगाना है आपको, नॉट की मीनिंग लेस्ट दे रहा है, तो लेस्ट के साथ शुड तो लगेगा लेकिन नॉट नहीं लगेगा। अब ये आपका डी भी कट गया। नाउ यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड द ऑप्शन इज बी। योर आंसर इज बी। आई बात क्लियर हो गई ना? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर पूछिएगा, फिर मैं क्लियर करूंगा इसको। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है आपसे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, अब आ जाइए, क्या है, सेंटेंस पढ़िए। हर मदर टू अपॉन दिस ओकेशन, मतलब ऐसे मौके पर, इस अवसर पर उसकी माँ भी फेल्ट, उसकी माँ ने भी महसूस किया, क्या महसूस किया उसकी माँ ने, अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस, अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। अब इसमें जो प्लीजिंग वर्ड है वो क्या है, अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव सेंस में है, और डिस्ट्रेस किस में है, ये नेगेटिव वर्ड है। एक सुखद निराशा, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे सुखद निराशा। ऐसे अवसर पर उसकी माँ ने भी महसूस की, क्या महसूस की, एक सुखद निराशा। अब आप बताओ भाई, सुखद मतलब निराशा क्या है, निगेटिव चीज, निराशा सुखद कैसे हो सकती है, ठीक है। अगर सुख है तो निराशा नहीं, आशा निराशा है तो सुख नहीं, तो सुखद निराशा। ये जो दोनों वर्ड यूज किए गए हैं इस सेंटेंस में, प्लीजिंग और डिस्ट्रेस, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मीनिंग देते हैं। तो जब दो अपोजिट वर्ड्स को, दो अपोजिट फ्रेजेस को एक ही सेंटेंस में एक ही बात को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं तो वी हैव ऑक्सीमोरोन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारे पास, तब ऑक्सीमोरोन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव या किसी नॉन लिविंग को हम ह्यूमन बीइंग की तरह मान लेते हैं। हाइपरबोल में क्या होगा, हद से ज़्यादा, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। जैसे ये डायलॉग होता है कि एक थप्पड़ मारेंगे अपने घर जाके गिरोगे, तो ये भैया बड़ा बढ़िया हो जाता है, ठीक है, किराया बच जाएगा। तो हाइपरबोल ये हो गया। साउथ इंडिया की मूवी देख लो, समझ में आ जाएगा हाइपरबोल क्या होता है। ओनोमोटोपोइया क्या होता है, इसमें साउंड आता है, जैसे टिक 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 टिक, घड़ी टिक 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 कर रही थी, मट्ठी मक्खियाँ भिन्न भिन्न कर रही थी, इस तरह के, कुत्ते भाव भाव कर रहे थे, ये इसमें साउंड आता है। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, दो अपोजिट आइडियाज एक साथ रख दिए जाते हैं। क्लियर हो गई बात, मैंने औरों को भी बता दिया, हालांकि इसमें हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था, ऑक्सीमोरोन। अब आइए 9th और 10th में, जैसा कि परंपरा के अनुसार अगर हम चलें तो 9th और 10th में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये पैसेज का क्वेश्चन है। तो आ जाओ, पैसेज में क्या लिखा है, मैंने आपको बता रखा है कि व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ अ पैसेज यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू विल कम टू द पैसेज। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, आंसर ना पढ़िएगा, पैसे आप पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आइएगा आप ऑप्शन देखिएगा, तब आप पैसेज पढ़िएगा, टाइम बचेगा। पहला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट डज रिपील मीन। तो यहाँ रिपील्ड का क्या मतलब है ये आपको बताना है, रिपील का क्या सेंस है। तो अभी तो आप रिपील का मतलब निकाल ही नहीं पाएंगे, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे कि रिपील का क्या मतलब होता है। देखेंगे वहाँ सेंटेंस में, ये पूरे पैराग्राफ में कहीं ना कहीं तो रिपील वर्ड यूज किया ही गया होगा, तभी तो दिया है, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए मैंने रिपील को दूसरे कलर में कर दिया है, आप परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है कि व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या चीज़ें, मतलब उसके बारे में ये 4 चीज़ें में से कौन सी चीज़ गलत है। मतलब इसमें पैसेज में इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में बताया गया है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया हो गया। इन चारों में से कोई एक बात होगी जो इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में गलत दी हुई है, ठीक है। तो 2 चीज़ों पर हमें फोकस रखना है, एक रिपील की मीनिंग और एक इंटरनल कंबशन इंजन के फीचर्स के बारे में। अब आ जाओ, हम लोग ये पढ़ते हैं यहाँ पर पैसेज, ठीक है। शुरुआत करते हैं। जब हमारे क्वेश्चन की बात आएगी, ये देखो यहाँ रिपील मिल गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमें यहीं पर अटकना है, रुकना है थोड़ी देर के लिए। चलो पढ़ते आते हैं। इट वॉज इन जर्मनी एंड फ्रांस, इट वॉज इन जर्मनी एंड फ्रांस, इट वॉज इन जर्मनी एंड फ्रांस दैट फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वर मेड टू प्रोड्यूस द इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ भी दिया इंटरनल कंबशन इंजन, देखें इसके बारे में आता है कुछ कि नहीं। ड्राइवन बाई पेट्रोल। इन इंग्लैंड पीपल वर स्ट्रेंजली टिमिड अबाउट हॉर्सलेस vehicles. English inventors were handicapped by quaint old law. जो इंग्लिश इन्वेंटर्स थे वो हैंडीकैप हो चुके थे, बहुत पुराना एक क्वेंट लॉ था, और वो लॉ क्या करता था कि फॉरबिड एनी सच व्हीकल टू अटेन अ ग्रेटर स्पीड देन 4 माइल एन आवर। तो एक कानून था कि 4 मील प्रति घंटा से ज़्यादा की कोई चीज़ आप नहीं बनाएंगे। और एक मजबूरी और थी कि ईच वन टू बी प्रिसीडेड बाई अ मैन कैरिंग अ रेड फ्लैग। इसे मतलब इस गाड़ी के आगे आगे एक रेड फ्लैग लिए आदमी दौड़ा जाएगा। और दिस लॉ, ये लॉ वाज नॉट रिपील्ड अंटिल
1896। मतलब क्या हुआ कि 1896 तक इस नियम में कोई संशोधन नहीं आया था, ये नियम हटाया नहीं गया था, ये नियम बदला नहीं गया था। तो यहाँ पर ये आ गया रिपील का सेंस। अब आगे आ जाओ, आगे आते हैं और देखते हैं क्या है दिया हुआ है कि अर्लीस्ट मोटर कार्स वर लुक्ड अपॉन एज मेयर जोक। ठीक है, अब यहाँ पे हम अब देखते चलते रहे हैं, आप पढ़ते रहिएगा। रेदर डेंजरस, यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, इस लाइन में भी कुछ नहीं मिला, इस लाइन में भी कुछ नहीं मिला। आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी, इसलिए मैं पढ़ के सुना नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ भी आया इंटरनल कम्बशन कार इंजन, ठीक है, लेकिन इसकी विशेषताएं यहाँ पर दी हुई नहीं है, इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कौन कौन ये बना रहा है इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ये कौन बनाया, ये जर्मन के थे, यहाँ के थे, यहाँ के थे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक, हमारा जब क्वेश्चन मिलेगा तब हम रुकेंगे, इसके पहले रुकेंगे नहीं, ठीक है। ये आते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है क्या। इजी टू अंडरस्टैंड पेट्रोल ड्राइवर इंजन, ये हो गया। और वॉलंटियर जिससे ये आ गए, यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। अब आके हमको मिला, हमें अब हम जानते हैं आप लोग पहले से इसको कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच गया। ये मिला आपके काम का जो दूसरा आंसर था वो वाला, ठीक है। आ जाओ, तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बात इंटरनल कम्बशन इंजन के बारे में ठीक नहीं है, गलत है, ये पूछा गया। तो ये आ जाओ, द इंटरनल कम्बशन इंजन इज लाइट। एक बात हो गई, इंटरनल कम्बशन इंजन जो है वो लाइट इन वेट है, ठीक, लाइट इन वेट, एक विशेषता ये मिल गई, लाइट इन वेट। और क्या है, स्मॉल इन साइज, दो बात हो गई। और फ्यूल इज बर्न इन, इसके अंदर जो फ्यूल बर्न होता है वो नो वेस्ट, मतलब वो वेस्ट नहीं होता, उसमें कोई कचरा निकलता नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोयला जलता था तो धुआं निकल, वो क्या कहते हैं, राख निकलती थी, इस तरह का कोई वेस्ट मटेरियल निकलता नहीं है इंटरनल कम्बशन इंजन में, उस समय की बात थी, ठीक है। हालांकि वेस्ट निकलता तो है धुएं के रूप में, लेकिन तब धुएं को नहीं ये लोग कंसिडर करते थे, वो बहुत पहले की बात है, शुरू शुरू में जब इंजन बन रहे थे तब, ठीक है ना। लाइक द डस्टी सिलेंडर्स ऑफ कोल फायर, मतलब जब कोयला जलाते थे तो डस्टी सिलेंडर्स वो क्या कहते हैं, राख निकलती थी, तो वो चीज़ कह रहे हैं कि पेट्रोल जलता है जब इंटरनली तो उसमें वेस्ट कोई नहीं निकलता है। तो ये तीन बातें हैं इसके बारे में। अब आ जाओ हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में आ जाओ, व्हाट डज रिपील मीन, इस रिपील का मतलब क्या है। रिपीटेड, ये नियम रिपीट नहीं किया गया था, रिपीट करने की बात नहीं थी। एबॉलिश नहीं किया गया था, बिल्कुल सही। एबॉलिश का मतलब तब तक इस नियम को हटाया नहीं गया था, खत्म नहीं किया गया था। कॉन्ट्राडिक्टेड का सेंस यहाँ होगा नहीं। एनफोर्स का मतलब क्या, ये तब तक ये नियम लागू नहीं हुआ था, लागू तो पहले ही हो चुका था। तो यहाँ पर रिपील्ड का मतलब क्या हुआ, एबॉलिश, तब तक इस नियम को कैंसिल नहीं किया गया था, हटाया नहीं गया था, रिमूव नहीं किया था, ठीक है, तब तक ये नियम चल रहा था। तो जो 9th वाला क्वेश्चन है वहाँ रिपील की मीनिंग क्या हो गई आपकी, बी हो गई, एबॉलिश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है कि कौन सा वर्ड, कौन सी फीचर है, कौन सी विशेषता है जो इंटरनल कम्बशन इंजन के बारे में सही नहीं है। तो कह रहे हैं कि फ्यूल बर्न्ड इज इन एज वेस्ट। तो इन्होंने कहा कि फ्यूल बर्न्ड इन इट, इसके अंदर जो फ्यूल बर्न होता है वो वेस्ट के रूप में निकलता है, ये बात गलत है। लाइट इन वेट, कम्बशन इंजन, इंटरनल कम्बशन इंजन वेट में हल्का होता है, साइज में स्मॉल होता है, ये दोनों बातें सही हैं, ये ट्रू हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा जी, ये फॉल्स है, ये बात गलत हो गई, ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इनकरेक्ट अबाउट इंटरनल कम्बशन इंजन, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ए हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो दिस वर 10 क्वेश्चंस ऑफ मॉक 13 और आई थिंक कि आप लोगों ने सबने सही सही आंसर किए होंगे, किसी में कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा। और अगर अभी भी डाउट नहीं हुआ है तो यू मे आस्क योर कन्फ्यूजन, यू मे आस्क फॉर द क्लियरेंस ऑफ योर कन्फ्यूजन, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या कन्फ्यूजन था, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 13th वाला था, इसके बाद आपको फिर 14th वाला भी तैयार कर लिए हैं, जल्दी ही उसको भी दे देंगे। इस बीच में आपको जब तक आपको सुपर टेट का मॉक नहीं मिलता है तब तक जो और मटेरियल्स चैनल पे जा रहे हैं वो सब भी आपके काम के हैं, आप उनको देखते रहिए, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।